बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मिस शीबा, मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि आज से मिस्टर मंगल पांडे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एजाज़ी अफसर होंगे और इन्हें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होंगी। इन्हें हर तरह के हथियार दिए जाएंगे, इनके लिए ट्रांसमीटर और गाड़ियां मुहैया की जाएंगी। ये जब चाहेंगे जहां चाहेंगे इसराइली हुदूद में हेलीकॉप्टर के ज़रिए परवाज़ कर सकेंगे। इन्हें कल सुबह तक खुसूसी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। मंगल पांडे की बाछें खिल गई थीं। वो हर तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था और हर सम्त से प्रेस फोटोग्राफर्स उसकी तस्वीर उतार रहे थे। इसका मतलब ये था कि सिर्फ इसराइली अखबारात में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अखबारात में उसकी दलेरी और कारनामे से ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीर शाया होंगी। और हो सकता है जो वीडियो फिल्म तैयार की जा रही थी तेल अवीव में भारतीय सफ़ीर उसका मुतालबा करे और उसे भारत रवाना करे ताकि वहाँ भी एक भारतीय अफसर का कारनामा आवाम को दिखाया जा सके। उसी वक्त ऐलान हुआ, जोजो का तैयारा आ गया है और अब रनवे पर उतरने वाला है। वो सब VIP रूम से निकले। शीबा, पारस अव्वल और मंगल पांडे एक कार में बैठ गए। आगे पीछे दूसरी गाड़ियों में दूसरे आला अफसरान थे। वो सब जोजो के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे। शीबा की आमद पर इसराइली कौमी तराना बजाने वाला ऑर्केस्ट्रा ग्रुप रनवे पर मौजूद था। जब जोजो का तैयारा रनवे पर आकर रुका तो वो ऑर्केस्ट्रा कौमी धुन बजाने लगा। वो खिड़की से पारस को देखकर हाथ हिला रही थी, फिर दौड़ती हुई दरवाजे के पास आ गई थी। एयर होस्टेस ने उसे रोकते हुए कहा, ईजी मिस जोजो, ज़रा सब्र करें, अभी दरवाज़ा खुलेगा, सीढ़ी लगेगी, फिर आप नीचे जाएंगी। वो दौड़ती हुई फिर करीबी खिड़की के पास आई। वहाँ से हाथ हिलाकर चीखने लगी, पारस तुम कहीं ना जाना, मैं आ गई हूँ, बस आ रही हूँ, देख लो, अच्छी तरह देख लो, मैं आ गई हूँ। उस वक्त तक दरवाज़ा खुल गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। अभी सीढ़ी नहीं लगी थी। वो दरवाजे के करीब आ रही थी। दरवाजे और सीढ़ी से तकरीबन 1-1.5 गज़ का फासला होगा। उसने एयर होस्टेस को एक तरफ धक्का दिया, यकबारगी छलांग लगाई और दरवाजे से सीढ़ी पर पहुंच गई। अगर वो आम सी सीढ़ी होती तो कोई बात ना थी, लेकिन इस सीढ़ी को फूलों से सजाया गया था। जहां वो कदम रखती वहां खिले हुए गुलाब खुशबू लुटाते रहते। जोजो को इससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि उसके इस्तकबाल के लिए कितने फूल बिछाए गए हैं और कितने आला हुक्काम और ओहदेदारान फूलों के हार लिए हुए खड़े हैं, कितने अफसरान हैं जो फूलों की पत्तियां निछावर करने वाले हैं। उसे किसी बात से गर्ज नहीं थी। छलांग लगाने के बाद सीढ़ी पर आई तो अपना तवाज़ुन कायम ना रख सकी। उसका पाँव फिसला। शीबा के हलक से चीख निकली, अरे बावली, क्या पारस कहीं भागा जा रहा है? फिर उसने फ़ौरन ही उसके दिमाग में आकर उसे रेलिंग को पकड़कर संभलने का मौका दिया। वो संभल गई। जल्दी से सीढ़ी से उतरकर दौड़ती हुई पारस की तरफ आने लगी। दरमियान में कई आला हुक्काम और अफसरान फूलों के हार लिए हुए खड़े थे। वो उन्हें धक्का देती हुई एक तरफ हटाती हुई दौड़ती हुई अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। वहाँ का फर्श चिकना था। गिरते ही फिसलते हुए पारस के कदमों में पहुँच गई। पारस ने आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाकर दुआया अंदाज में कहा, या अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को जुटला नहीं सकते। तूने मेरे बाप को भी ऐसी चाहने वाली ना दी होगी। मेरे पापा के पास सभी होशमंद हैं, तूने एक दीवानी मेरे नाम लिख दी। फिर वो घुटने टेक कर झुक गया। उसे सहारा देते हुए बोला, तुम्हें पता है ये एयरपोर्ट का फर्श है, तुम्हारा बिस्तर नहीं है। खुदा के लिए उठो, तमाशा ना बनो। वो उठकर बैठ गई, फिर पलथी मारकर बोली, पारस, बड़ा मज़ा आया था। वो आदमी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए मेरे दिमाग से टेलीपैथी हासिल करना चाहता था, मगर जब नींद से बेदार हुआ तो मेरी तरह बोलने लगा और तुम्हें याद करने लगा। मैंने कहा, खबरदार, पारस मेरा दोस्त है। मैंने ठीक कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर उससे दोस्ती करोगे? पारस के कुछ बोलने से पहले ही वो यक बयक कहकहा लगाते हुए बोली, मगर तुम ठींगे से दोस्ती करोगे, वो तो मर चुका है। एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी आया था, उसने उसकी गर्दन पकड़कर तोड़ दी और वो धम से मर गया। शीबा उसके पास आकर कान पकड़ते हुए बोली, जोजो, तुम्हें कब अकल आएगी? कुछ पता है, यहाँ आला हुकाम खड़े हुए हैं, बड़े बड़े ओहदादारान हैं। ये वो लोग हैं जो जल्द से जल्द सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और ये तुम्हें हार पहनाने के लिए खड़े हुए हैं और तुम पारस से बातें कर रही हो। शीबा ने कान पकड़कर उठा दिया, फिर अफसरान की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, ये अभी बच्ची है, यूं ही शोखी करती रहती है, आप इसे हार पहना सकते हैं। वो आगे बढ़कर उसे हार पहनाने लगे। एक हार पहनाता था, वो हार उतार कर पारस के गले में डाल देती थी।
پھر کوئی دوسرا ہار پہناتا تھا تو وہ دوسرا ہار بھی پارس کو پہنا دیتی تھی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، پارس ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ گڈے گڑیا کی شادی کر رہے ہیں، ہار پہناتے جا رہے ہیں، کیا ہماری شادی ہو رہی ہے؟ اس لمحے ہم اس داستان کو پڑھنا بھول جائیں اور سوچیں کہ ہمارے بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں شادی کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے لیے گڈے گڑیا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ الفاظ اس بات کے گواہ ہیں کہ بچے اندر سے کتنے فرشتہ صفت ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے تمام بڑے اور ذمہ دار لوگ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ انہیں صرف اقتدار کے لیے نہیں لڑنا ہے، حکمران پارٹی کی کرسیاں چھیننے کے لیے نہیں لڑنا ہے، صرف ایسے منصوبوں پر کام کرنا ہے جن کے ذریعے بچوں کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے پھول ہی پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف محبتیں ہی محبتیں ملتی ہیں، تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی اور ہماری آنے والی نسلیں بڑے فخر سے ہمارا نام لیتی رہیں گی۔ وہ ٹرانسفارمر مشین اسی تہہ خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر سپر ماسٹر کو کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یا والی نہیں ملے گی تو مشین اسی طرح رکھی رہے گی۔ وقت گزرتا جائے گا، اسے تلاش کرنے والے مرتے رہیں گے اور نئے تلاش کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی اس مشین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا اور اتنے سخت حفاظتی انتظامات تھے کہ وہاں تک کسی کا پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ صرف چند افراد ایسے تھے جو اس تہہ خانے کے راستے کو سمجھتے تھے۔ وہ تہہ خانہ اندر ہی اندر بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے تنہا سپر ماسٹر نے نہیں بنایا ہوگا۔ جن انجینئرز نے اس کا ڈیزائن تیار کیا اور اسے جن مزدوروں سے مکمل کرانے کا کام لیا گیا، ان سب کو یا تو ختم کر دیا ہوگا یا ہمیشہ کے لیے گونگا بہرا بنا کر کہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا، کیونکہ وہاں صرف ٹرانسفارمر مشین ہی نہیں تھی، یورینیم کا ذخیرہ بھی تھا، جدید ترین میزائلوں کے نقشے اور فارمولے تھے اور بہت کچھ تھا۔ سپر ماسٹر کو اسی بات کی فکر تھی کہ جو کو اغوا کرانے کے بعد وہ نقصان میں رہا ہے۔ جتنی دیر میں بہرام گنگولی آ کر ایس ماسٹر کو ہلاک کرتا، اتنی دیر میں ہم نے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اسے شبہ تھا اور یہ حقیقت تھی کہ ہم نے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اگرچہ ہم نے جو کے سلسلے میں دھمکی دی تھی کہ ہم اس کے اہم رازوں سے واقف ہیں اور اس کے تمام خفیہ اڈوں کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ معلومات ایس ماسٹر کے دماغ سے حاصل کی ہیں۔ یہ بات کہنے سے زیادہ سمجھنے کی تھی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے صرف ایک ایس ماسٹر کے محتاج نہیں رہتے، وہ پتہ نہیں کتنے ممالک کے اہم رازوں سے واقف ہیں اور دن رات کتنے خفیہ اڈوں کے انچارج اور عہدیداران تک پہنچتے رہتے ہیں۔ وہ اسی بات کے لیے ہمارے دشمن تھے کہ ان کا کوئی راز نہیں رہتا تھا۔ ٹیلی پیتھی کا آتش فشاں پہاڑ ہر ملک میں تھا۔ کسی وقت بھی یہ آتش فشاں پھٹ پڑتا تو اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بہرام گنگولی کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے پہلے ایس ماسٹر کے دماغ نے ہمیں بتایا تھا اس تہہ خانے کے 4 انچارج ہیں، ان میں سے ایک سپر ماسٹر تھا، باقی 3 انچارج بلیک شپ 1، بلیک شپ 2 اور بلیک شپ 3 کہلاتے تھے۔ وہ ان چاروں کے اصل نام اور پتے ٹھکانے نہیں جانتا تھا۔ ہم نے سپر ماسٹر کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بڑے اہم لوگوں کے نام، پتے اور فون نمبر جانتے ہیں اور ان کے دماغوں میں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ بات درست تھی، لیکن یہ چاروں ابھی تک ہماری ٹیلی پیتھی سے محفوظ تھے۔ اب میں ان چاروں کا ذکر کروں گا، حالانکہ ابھی ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ بعد میں جو کچھ معلوم ہوا وہ واقعات ابھی پیش کرتا ہوں۔ اس طرح قارئین کو یہ معلوم ہوگا کہ ادھر ہم تقریباً 1 برس سے کسی قدر اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، ادھر ہماری نادانستگی میں مشین کے متعلق کیسی کیسی کھچڑیاں پک رہی ہیں اور وہ کس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔ سپر ماسٹر کا نام جیکی گوسن تھا۔ وہ 10 برس پہلے شطرنج کا سب سے بڑا چیمپئن کہلاتا تھا۔ جب اس نے سیاست میں حصہ لیا تو ٹورنامنٹ میں حصہ لینا چھوڑ دیا، اپنی بچھائی ہوئی بساط پر سیاسی مہروں کو چلانے لگا اور کامیاب ہوتا گیا۔ اگر وہ چاہتا تو امریکہ کا صدر بننے کے لیے الیکشن لڑ سکتا تھا اور کامیاب بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ حکمران بننا نہیں چاہتا تھا، بلکہ حکمرانوں کو چلانے والی مشینری کا ایک اہم پرزہ بننا چاہتا تھا۔ آخر وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو کر سپر ماسٹر بن گیا تھا۔ ملک کے صدر اور سپر ماسٹر میں یہ فرق تھا کہ صدر اپنے ملک کے اہم رازوں کو نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یورینیم کا ذخیرہ، میزائلوں کے نقشے اور فارمولے کس تہہ خانے میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔
जबकि सुपर मास्टर सब कुछ जानता था। ये ओहदा हासिल करने का ये फ़ायदा हुआ था कि ट्रांसफॉर्मर मशीन उसके कब्ज़े में आ गई थी, लेकिन उस तहखाने तक वो तन्हा नहीं जा सकता था। वहाँ जाने के लिए बाकी 3 अफराद की मंजूरी लाजमी थी जो ब्लैक शिप कहलाते थे। उनमें से एक का नाम डी कोरा था। वो फ़ौज में जनरल रह चुका था, इसी हवाले से जनरल डी कोरा कहलाता था। जनरल डी कोरा बहुत हसास जहन रखता था। वो इस कदर हसास था कि हल्की से हल्की आहट भी सुन लेता था। ज़मीन से कान लगाकर बता देता था कि 1 फरलांग दूर 1 या 1 से ज़्यादा आदमी चल रहे हैं। दूर से सुनकर बता देता था कि आदमी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, कुत्ता आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है। उसके छूने की हिस्स इतनी तेज थी कि वो किसी शख्स को या किसी चीज़ को छूकर उसका दर्जा हरारत बता सकता था। वो 57 बरस का बूढ़ा था, मगर जवानों से ज़्यादा चाको चौबंद नज़र आता था। हर सुबह 1 मील की दौड़ लगाता था। इस उम्र में आंखों की बिनाई हैरत अंगेज थी। रात को नीम तारीकी में दूर की चीज़ पहचान लेता था। दूसरे ब्लैक शिप का नाम जिम क्लार्क था। चूँकि फ़ौज में कर्नल रह चुका था, इसलिए कर्नल जिम कहलाता था। वो तमाम पुराने और जदीद तर्ज के हथियारों को इस्तेमाल करना जानता था। निशाने का सच्चा था। अंधेरे में आवाज़ की समत पहचान कर दुश्मन को गोली मार देता था। तीसरे ब्लैक शिप को मेजर ब्राइट कहते थे। वो मैकेनिकल इंजीनियर था। कितनी ही पेचीदा मशीन हो, उसे खोलकर उसके फंक्शन को मालूम कर लेता था, फिर उसे दोबारा जोड़ने के बाद बड़ी कामयाबी से ऑपरेट करता था। तहखाने में उसी ने मशीन ऑपरेट की थी। ये 3 ब्लैक शिप और 1 सुपर मास्टर ऐसे शख्स थे जो इस तहखाने के इंचार्ज थे। वहाँ के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। सिर्फ वो 4 आदमी तहखाने में जा सकते थे, किसी 5वें को इजाज़त नहीं होती थी। जिस बंगले में जोजो को लाया गया था और वहाँ के चोर रास्ते से तहखाने में पहुँचाया गया था, उस बंगले में मुसल्लह फ़ौजियों का सख्त पहरा होता था। उन्हें पूरी इजाज़त थी कि इंचार्ज के अलावा कोई 5वां आदमी नज़र आए तो उसे बेदरेक गोली मार दी जाए। जिस दिन जोजो को लाया गया, उसी दिन सुपर मास्टर ने खुसूसी इजाज़त हासिल की थी। तजर्बे के लिए चंद लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें भी तहखाने में पहुंचाया गया था। गो इस बात की गुंजाइश थी कि ट्रांसफॉर्मर मशीन को आजमाने के लिए, उसकी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए खुसूसी इजाज़त मिल जाती थी। और ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि जो लोग इजाज़त देते थे वो ख़ुद उस तहखाने में नहीं जा सकते थे। कभी मुआयने के लिए या किसी किस्म का शुबा हो, उसे दूर करने के लिए उन्हें भी सुपर मास्टर और तीनों ब्लैक शिप से इजाज़त हासिल करना पड़ती थी। यानी सब एक दूसरे की इजाज़त के मोहताज थे। मैंने ये तमहीद पेश की और चारों का मुख्तसर सा तारुफ भी पेश किया। अब असल दास्तान की तरफ आता हूँ। जैसा कि पहले बयान कर चुका हूँ, सुपर मास्टर शीशे के कैबिन में था। उसने जोजो की रिहाई का हुक्म दिया था। इसके बाद वो कैबिन फर्श में धंसता जा रहा था। दरअसल वो एक लिफ्ट थी जो तहखाने के उस फर्श से होकर नीचे वाले तहखाने में पहुंच गई थी, और उस कैबिन की छत इस फर्श के बराबर हो गई थी जहां जोजो मौजूद थी। इधर वो कैबिन नीचे वाले तहखाने में पहुंचा, उधर तीनों ब्लैक शिप यानी जनरल डेकोरा, कर्नल जिम और मेजर ब्राइट आ मौजूद हुए। सुपर मास्टर शीशे के कैबिन से निकल आया। वो चारों तेज़ी से चलते हुए उसी तहखाने के एक कमरे में पहुंचे। इस कमरे में इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो सब शराब के कैबिनेट के पास आए, उसे खोलकर अपनी अपनी पसंद की शराब निकाली, फिर ग्लास में डालकर बोतल काउंटर पर छोड़कर ग्लास हाथों में लिए सोफ़ों पर आकर बैठ गए। जनरल डेकोरा ने कहा, आज का तजर्बा नाकाम रहा। मेजर ब्राइट ने कहा, हम इसे नाकामी नहीं कह सकते, मैंने बड़ी कामयाबी से मशीन को ऑपरेट किया था। 2 बार ऑपरेट करने के बाद ये तजर्बा हुआ कि हथियार हो या मशीन, उन्हें चलाते चलाते ही चलाना आता है। सुपर मास्टर ने कहा, मैं शतरंज की चाल चलता हूँ। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा है कि हम सबको ख़तरा लाहिक है। इस एस मास्टर को हलाक करने में जितना वक्त लगा, इतनी देर में वो टेलीपैथी जानने वाले बहुत राज मालूम कर चुके हैं। शायद हमारे बारे में भी मालूम किया हो। जनरल डेकोरा ने कहा, कैसी बातें करते हो? एस मास्टर हमारा असल नाम और पता ठिकाना नहीं जानता था। कर्नल जिम ने कहा, ठीक है, वो नहीं जानता था। आज हम बच गए। आइंदा इस बात का ख्याल रखना होगा कि तजर्बे के वक्त कोई ऐसा आदमी इस्तेमाल ना करें जो अहम राजों से वाकिफ़ हो। हम ऐसी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें टेलीपैथी जानने वालों से ख़ुद को महफूज रखना है। हम चारों बहुत अहम हैं। अगर वो ख्याल ख़वानी करने वाले हमारे दिमागों तक नहीं पहुँचेंगे तो वो कभी इस मशीन तक भी नहीं पहुँच सकेंगे। सुपर मास्टर बोला,
जनरल डेकोरा ने कहा, यह दुरुस्त है। ख्याल ख्वानी करने वालों से महफूज रहने का बस एक ही तरीका है कि हमें भी योगा में महारत हासिल हो। सुपर मास्टर ने अपना ग्लास खाली करते हुए कहा, हम शराब पीने वालों के लिए योगा में महारत हासिल करना नामुमकिन है। अगर ये ट्रांसफॉर्मर मशीन ईजाद ना होती तो हमारे टेलीपैथी सीखने का चांस कभी ना बनता, क्योंकि नशा करने वाले शमा की लौ पर नज़रें जमा कर वो ध्यान ज्ञान नहीं कर सकते जो इस इल्म का तकाजा है। ये ट्रांसफॉर्मर मशीन गॉड ब्लेसिंग है। इसके ज़रिए हम अपने दिमाग को बहुत हसास बना सकते हैं और ख्याल ख्वानी करने वालों को अपने दिमाग में महसूस करते ही ज़रा देर के लिए सांस रोककर उन्हें बाहर कर सकते हैं। बेशक हम शराब पीते हैं, लेकिन 20-25 सेकंड तक तो सांस रोक सकते हैं। एक ने सवाल किया, क्या वो ख्याल ख्वानी करने वाले 20-25 सेकंड बाद नहीं आएंगे? सुपर मास्टर ने कहा, इसका फ़ायदा यह है कि हमारा दिमाग हसास होगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि हम पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकेंगे। अगर कोई राज की बात कर रहे हैं तो वो बात उस वक्त नहीं करेंगे, आइंदा के लिए टाल देंगे। अगर वो 15-20 सेकंड बाद हमारे दिमाग में आएंगे तो हम सांस लेते ही फिर 10-15 सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं। इस तरह हम सांस रोकते रहेंगे, वो बाहर जाते रहेंगे। जनरल डेकोरा ने सीना तान कर कहा, इस उम्र में भी मेरी सांसें काबू में रहती हैं। मैं रोज़ सुबह 1 मील लंबी दौड़ लगाता हूँ, 1 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ। अगर इस मशीन के ज़रिए मेरा दिमाग हसास हो जाए तो कोई भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। मेजर ब्राइट ने कहा, हमें पहली फुर्सत में ऐसा आदमी यहाँ लाना चाहिए जो सांस रोकने में माहिर हो। हम उसके एहसास की कुव्वत को मशीन के ज़रिए अपने दिमाग में मुंतकिल कर सकते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसे आदमी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बहराम गंगुली मौजूद है। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि बहराम तहखाने में मौजूद है। अगर उसे दूसरे तीसरे दिन लाना पड़ेगा तो उसके लिए खुसूसी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि वो आज मौजूद है, लिहाजा आज ही उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उस रात उन्होंने यही किया। फिर उस तहखाने के उस हिस्से में आए जहाँ मशीन रखी हुई थी और 2 बिस्तर बिछे हुए थे। वहाँ बहराम गंगुली को भी लाया गया। मेजर ब्राइट मशीन के पास खड़ा हो गया। बहराम गंगुली को एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। दूसरे बिस्तर पर पहले सुपर मास्टर आकर लेट गया। मशीन ऑन कर दी गई। जब कंप्यूटर ने बताया कि अमल मुकम्मल हो गया है तो उसे ऑफ कर दिया गया। उन्हें 1 घंटा सोने के लिए छोड़ दिया गया। जब वो बेदार हुए तो सुपर मास्टर बिस्तर से उठ गया और जनरल डेकोरा आकर लेट गया। फिर मशीन का अमल शुरू हुआ। इस अमल के शुरू में जो आमिल और मामूल होते थे, दोनों पर गफलत तारी हो जाती थी। बहराम गंगुली पर हर घंटे 2 घंटे के बाद गफलत तारी हो रही थी। ऐसे में इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। यह अंदेशा था कि उसके दिमाग की कमज़ोरी दूसरों में मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन वो बेपनाह जिस्मानी कुव्वतों का मालिक था और हैरत अंगेज़ कुव्वत बर्दाश्त रखता था, इसलिए उस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। वो तीनों इस ऑपरेशन से गुजर गए। आखिर में मेजर ब्राइट ने कहा, अब तुम में से किसी एक को ये मशीन ऑपरेट करना चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूँ और ये बहुत आसान है। यहाँ मैंने एक कागज़ पर लिख दिया है। अगर आप कहीं भूलें तो इस कागज़ पर देख लें, भूली हुई बात याद आ जाएगी। उसने कर्नल जिम को मशीन ऑपरेट करना सिखाया। उसमें काफ़ी वक्त सर्फ हुआ, लेकिन मेजर ब्राइट का भी काम हो गया। बहराम गंगुली के दिमाग में जो एहसास की कुव्वत थी वो उसमें भी मुंतकिल हो गई थी। बहराम ने कहा, मैं इस मशीन को देखता हूँ तो सीने से एक सर्द आह निकलती है। मैं टेलीपैथी सीखने के लिए एक अरसे से बेचैन हूँ, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब ये मशीन हाथ आ गई है तो कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं मिल रहा। सुपर मास्टर ने कहा, एक दिन हम उसे भी यहाँ ले आएंगे। 3 दिन के बाद सुपर मास्टर ने तीनों ब्लैक शिप को अपने यहाँ कॉकटेल पार्टी दी। इस पार्टी में सिर्फ वही 4 थे, कोई 5वां नहीं था। जब शराब का दौर शुरू हुआ तो कर्नल जिम ने कहा, मैं पिछली रात नींद में बुड़बुड़ा रहा था। मेरी वाइफ ने जब ये बात कही तो मुझे यकीन नहीं आया। वो जानती थी कि मुझे यकीन नहीं आएगा, लिहाजा उसने मेरी बुड़बुड़ाहट को रिकॉर्ड कर लिया। मैंने उसे सुना तो हैरान रह गया। मैं बहराम गंगुली की तरह कोई मंत्र पढ़ रहा था। ये बात सुनकर तीनों परेशान हो गए। सुपर मास्टर, जनरल डेकोरा और मेजर ब्राइट अपने अपने घर तन्हा सोते थे। उनके साथ बीवी बच्चे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, लिहाजा किसी ने उनकी बुड़बुड़ाहट नहीं सुनी होगी। लेकिन कर्नल जिम का बयान जाहिर कर रहा था कि उनके दिमागों में भी बहराम गंगुली के मंत्र समा गए हैं। मेजर ब्राइट ने कहा, मुझे कल से यूं लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं। किसी भी चीज़ को पकड़कर तोड़ने मड़ोड़ने को जी चाहता है। हमने देखा है बहराम गंगुली कितना ताकतवर है। जब वो ज़मीन पर पाँव मारता है तो उसके पाँव धंस जाते हैं।
میں نے بھی یہ آزمانے کے لیے فرش پر پاؤں مارا تو فرش کا کچھ نہیں بگڑا، میرے پاؤں کی ہڈیاں دکھنے لگیں، لیکن میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے کہ میں اپنی قوت کا مظاہرہ کروں۔ پھر میں نے اخروٹ دانت میں لے کر اسے توڑنا چاہا، وہ بڑی مشکل سے ٹوٹ تو گیا، لیکن ابھی تک میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے۔ سپر ماسٹر نے پریشان ہو کر کہا، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتا ہوں، مجھے بہرام گنگولی کی طرح جلدی غصہ آتا ہے۔ جنرل ڈیکورا نے کہا، یہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، اگر بے خیالی میں ہم منتر پڑھ لیتے ہیں یا قوت کا مظاہرہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا ہمیں خامخواہ غصہ آتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم برداشت کریں گے، لیکن یہ باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ بہرام گنگولی کے احساس کی قوت بھی ہمارے دماغوں میں آ گئی ہے۔ چونکہ ہمارے اندر کوئی پرائی سوچ کی لہر نہیں آ رہی ہے، اس لیے ابھی ہمیں آزمانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن ثبوت مل رہا ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گلاس بھرے، پھر چاروں گلاسوں کو ٹکراتے ہوئے کہا، یہ جام اس مسرت کے ساتھ کہ ہمیں خیال خوانی کرنے والوں سے کسی حد تک نجات مل گئی ہے۔ وہ گلاس ہونٹوں سے لگا کر پینے لگے۔ سپر ماسٹر نے کہا، ہم نے پہلی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے، لیکن ایک تشویش کی بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور کسی اچھے نتیجے تک پہنچنا ہے۔ ہیں؟ کون سی تشویشناک بات ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا، ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کے بڑے بڑے افسران خفیہ طور سے رابطے قائم کر رہے ہیں، میرے پاس آ کر بڑے رازدارانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس مشین کے ذریعے انہیں بھی ٹیلی پیتھی سکھا دی جائے۔ سینٹ کا چیئرمین بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اب اس ملک کے اتنے بڑے بڑے ذمہ دار اعلیٰ افسران ایسی باتیں کہیں گے اور ہم پر دباؤ ڈالیں گے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ان سب کو ٹیلی پیتھی سکھا دی جائے؟ کرنل جم نے کہا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ہاتھ تو آئے اور ہم اس کے ذریعے اس علم کو اپنے دماغ میں منتقل کرائیں گے، تب دوسروں کے بارے میں سوچیں گے۔ جنرل ڈیکورا نے کہا، کرنل، ہمیں سپر ماسٹر کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ہتھے چڑھے گا، ہم جان پر کھیل کر بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس مشین تک ضرور لے آئیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک سرے سے آخری سرے تک تمام افسران کو ہم ٹیلی پیتھی سکھاتے چلے جائیں گے؟ کیا یہ کوئی کھیل ہوگا؟ یہ تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ اسے کوئی بانٹنا نہیں چاہتا۔ ہم چاروں میں اتحاد ہے، ہم فراغ دلی سے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم یہ علم آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا، میں نے یہ بات اسی لیے چھیڑی ہے کہ ہم ٹیلی پیتھی کے علم کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں گے، کسی پانچویں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی فوج سے، اپنی سینٹ سے اور اپنی اسمبلی کے عہدیداران سے عداوت مول لینی ہوگی۔ ایسا وقت آنے والا ہے، میجر برائٹ نے کہا، ایسا وقت آنے سے پہلے ہمیں اس مشین سے پورا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، ہم چاروں میں الگ الگ خوبیاں ہیں۔ سپر ماسٹر بہترین چالیں چلنا جانتا ہے، جنرل ڈیکورا میں اپنی صلاحیتوں کے علاوہ ایک اور صلاحیت کا اضافہ ہو جائے گا، پھر میں میکینیکل انجینئر ہوں، بڑی سے بڑی مشین کو کھول کر جوڑنا اور ان کے فنکشنز کو سمجھنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میری یہ صلاحیتیں بھی جنرل ڈیکورا میں منتقل ہو جائیں گی۔ جنرل ڈیکورا خوش ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں تمہارا آئیڈیا سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنرل ڈیکورا کے پاس جو دیکھنے، سننے، چھونے اور سونگھنے کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، وہ میرے، تمہارے اور کرنل جم کے دماغ میں منتقل کر دی جائیں گی۔ ہپ ہپ ہرے، پھر تو مزہ آ جائے گا، ہم سب ایک دوسرے کی صلاحیتیں اپنا لیں گے۔ جنرل ڈیکورا نے کہا، ہم چار الگ الگ شخص ہیں، جب تمام کی صلاحیتیں ہر ایک کے دماغ میں منتقل ہوں گی تو ہم 4 in 1 کہلائیں گے۔ سب نے اس بات پر کہا لگایا، پھر گلاس بھرے گئے۔ میجر برائٹ نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر سپر ماسٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے خصوصی اجازت نامے کے لیے یہ درخواست لکھی ہے۔ اس میں یہ پریشانی ظاہر کی گئی ہے کہ ٹرانسفارمر مشین میں کبھی کبھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے پوری طرح کارآمد بنانے کے لیے کم از کم 1 ہفتے تک تہہ خانے میں جانا ضروری ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے اگر ہمیں اجازت مل گئی تو ہم روز تہہ خانے میں جائیں گے اور ہر روز ایک آدمی کی صلاحیت دوسرے میں منتقل کرتے رہیں گے، اس طرح کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ میجر برائٹ نے کہا، ہماری کامیابی اسی صورت میں ہے کہ ہمیں کم از کم 1 ہفتے تک روزانہ تہہ خانے میں جانے کی خصوصی اجازت مل جائے۔ اجازت کیسے نہیں ملے گی؟ میں سپر ماسٹر ہوں، سپر ماسٹر۔ اس بات پر سب نے خوشی کا نعرہ لگایا، پھر آپس میں گلاس ٹکرائے اور پینے لگے۔
उसी वक्त ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल होने लगा। सुपर मास्टर ने उनसे कहा, सब खामोश रहें, मैं बात कर रहा हूँ। उसने छोटे से ट्रांसमीटर को उठाकर ऑन किया। पता चला दूसरी तरफ से बहराम गंगूली बोल रहा था। सुपर मास्टर ने नागवारी से मुंह बनाते हुए कहा, अभी तुम्हें मुखातिब करने की क्या ज़रूरत थी? जनाब, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे दिमाग की सलाहियतें आप लोगों के दिमाग तक मुंतकिल हुई हैं या नहीं। उसने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ, तुम्हारे सारे मंतर भी मुंतकिल हो गए हैं। जनाब, मैं असल बात पूछ रहा हूँ। मैं तनवीमी अमल का बहुत बड़ा माहिर हूँ। क्या उस अमल की सलाहियतें आप लोगों में मुंतकिल हुई हैं? वो सब चौंक गए। सुपर मास्टर ने कहा, हमने तो इधर ध्यान ही नहीं दिया। हमें कैसे मालूम होगा कि हम तनवीमी अमल कर सकते हैं या नहीं? आप उसके तरीक़ाकार को अच्छी तरह समझ लें, इसके बाद ही उस पर अमल करके देखें। उन्होंने बहराम गंगूली को दूसरे दिन एक खुफिया अड्डे में बुलाया। उसने बड़ी तफसील से उन्हें एक एक बात समझाई। फिर खुफिया अड्डे के बाहर गया और 2 अशखास को अपने बाजुओं में दबोच कर ले आया। उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर बिस्तर पर लेटने के लिए कहा गया। जनरल डिकोरा ने उसके पास आकर कहा, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ इनाम देकर ही यहाँ से रुखसत करेंगे, लेकिन जो कहते हैं उस पर खामोशी से अमल करो। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, दिमाग पर किसी किस्म का बोझ ना डालो, वरना कनपट्टी से लगे हुए रिवॉल्वर से गोली चल जाएगी। वो बेचारा अपने जिस्म को ढीला छोड़कर चारों शाने चित लेटा रहा। जनरल डिकोरा तनवीमी अमल के उसूलों के मुताबिक उस पर अमल करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो शख्स ट्रांस में आ गया, उसका मामूल बन गया। जनरल डिकोरा ने उससे कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूँ और तुम मेरे मामूल हो। उस शख्स ने कहा, आप मेरे आमिल हैं, मैं आपका मामूल हूँ। जो हुक्म दूंगा उसी पर अमल करोगे। आप जो हुक्म देंगे उसी पर अमल करूँगा। तुम 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोते रहोगे। बेदार होने के बाद बाहर जाओगे और फिर किसी तेज़ रफ्तार भारी भरकम गाड़ी के सामने आकर खुदकशी कर लोगे। उस शख्स ने यही बात दोहराई। फिर उसे तनवीमी नींद सुला दिया गया। दूसरे कमरे में दूसरा शख्स लेटा हुआ था। सुपर मास्टर ने उस पर तनवीमी अमल करना चाहा मगर नाकाम रहा। बहराम गंगूली से कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस अमल के लिए आवाज़ में रोब और दबदबा लाजिम है। जनरल डिकोरा साहब, कर्नल जिम साहब और मेजर ब्राइट साहब फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी आवाज़ में रोब और दबदबा है, इसीलिए ये तीनों कामयाब रहेंगे। आपके दिमाग में तनवीमी अमल करने की सलाहियतें होने के बावजूद आप नहीं कर सकेंगे। मैं इसलिए 2 आदमी पकड़ कर लाया था, वरना आजमाइश के लिए एक ही काफ़ी है। जब आप में से कोई एक तनवीमी अमल कर सकता है तो सब कर सकते हैं। 1 घंटे बाद वो शख्स तनवीमी नींद से बेदार हुआ, फिर वहाँ से उठकर जाने लगा। उन्होंने उसे नहीं रोका। वो सब उस खुफिया अड्डे की ऊपरी मंजिल पर आ गए और वहाँ से उसे बाहर जाते हुए देखने लगे। ज़रा फासले पर ही एक शाहराह थी जिस पर गाड़ियाँ दौड़ रही थीं। एक हैवी ट्रक दूर से चला आ रहा था। वो शख्स सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। वो नहीं जानता था कि उस पर क्या अमल किया गया है, उसे क्या करना है, लेकिन जैसे ही ट्रक करीब आया उसने एक मामूल की हैसियत से छलांग लगाई और उसके सामने आकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये देखते ही वो चारों खुश होकर एक दूसरे से मुसाफा करने लगे। उन्हें फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इसके बाद उनके हौसले बढ़ गए। सुपर मास्टर ने ये इजाज़त हासिल कर ली कि ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में वो 1 हफ्ते तक तय खाने में जा सकते हैं। पहले दिन तय खाने में ये बहस चल पड़ी कि पहले किसकी सलाहियतें किसके दिमाग में मुंतकिल की जाएं। हर एक चाहता था कि सुपर मास्टर की शतरंजी चालों को पहले उसके दिमाग में मुंतकिल किया जाए। सुपर मास्टर ने कहा, क्या मेरी चालें सीखकर मुझ पर आजमाना चाहते हो? ये बेएतमादी की बातें क्यों हो रही हैं? जनरल डिकोरा ने कहा, बात बेएतमादी की नहीं है, हमें आइंदा के लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार करना है, ताकि अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ आए तो उस वक्त हमारे दरमियान ऐसा कोई झगड़ा ना हो कि पहले किसके दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की जाए। लिहाजा आज ही ये फ़ैसला हो जाएगा कि हमेशा कुरानंदाज़ी की जाएगी। जिसका नाम पहले आएगा पहले उसके दिमाग में किसी की भी सलाहियत मुंतकिल की जाएगी। इसी तरह जब टेलीपैथी जानने वाला आएगा तो उस वक्त भी कुरानंदाज़ी होगी और उस शख्स के दिमाग में पहले टेलीपैथी मुंतकिल की जाएगी जिसके नाम कुर्रा निकलेगा। यह तरीक़ाकार तय होने के बाद कुरानंदाज़ी की गई। सबसे पहले सुपर मास्टर का नाम आमिल की हैसियत से और जनरल डिकोरा का नाम मामूल की हैसियत से आया। इसका मतलब ये था कि सुपर मास्टर की दिमागी सलाहियतें जनरल डिकोरा के दिमाग में मुंतकिल की जाएं। लिहाजा उसके मुताबिक उन दोनों को बिस्तर पर लेटना पड़ा और मशीन ऑपरेट करने वाला वही मेजर ब्राइट था। जब यह अमल पूरा हो गया और कंप्यूटर की हिदायत के मुताबिक उन्होंने 1 घंटे की नींद पूरी कर ली
तो इस कुरानदाजी के मुताबिक दूसरे दिन जनरल डेकोरा की सलाहियतों को सुपर मास्टर के दिमाग में मुंतकिल किया जाना था, लेकिन ये आने वाले कल की बात थी। उन्होंने तय किया था कि रोज़ाना 2 बार मशीन ऑपरेट की जाएगी, लिहाजा दोबारा फिर कुरानदाजी हुई। इस बार कर्नल जिम का नाम आमिल की हैसियत से और मेजर ब्राइट का नाम मामूल की हैसियत से निकला। इस हिसाब से मशीन को सुपर मास्टर ने ऑपरेट किया। उनके पास मेजर ब्राइट का लिखा हुआ तरीक़ाकार मौजूद था, लिहाजा उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। मुख्तसर ये कि वो रोज़ 2 बार मशीन ऑपरेट करते थे और एक दूसरे की सलाहियतें आमिल और मामूल बनकर मुंतकिल करते जाते थे। ये काम दिन को हो रहा था और उनकी शामें एक दूसरे के यहाँ गुजर रही थीं। वहाँ वो एक दूसरे के सामने ट्रांसफार्मर मशीन की कारकर्दगी का मुजाहिरा करते थे। मसलन सुपर मास्टर वहाँ बैठे बैठे सूंघ कर बताता था, बाहर जाओ, उस बंगले के पीछे बहुत दूर एक कुत्ता नज़र आएगा। बंगले के सामने कुछ फासले पर एक शख्स की बू आ रही है जिसने कई दिन से गुस्ल नहीं किया। उसकी बातें सुनकर दूसरे साथी बंगले के आगे और पीछे गए। इस बात की तस्दीक हो गई कि बहुत दूर एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बंगले के सामने से एक ऐसा शख्स गुजर रहा था जो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था, और दूर ही से पता चलता था कि उसने कई दिन से गुस्ल नहीं किया होगा। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।